हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो किस तरीके से यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बता दें, ये भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक किस लिए है ये, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। विलियन जो चैप्टर आपका है केमिस्ट्री सेकंड का, केमिस्ट्री फर्स्ट का, तो विलियन चैप्टर में कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको यौगिक का अणुभार निकालने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको यौगिक का अणुभार निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो समझेंगे किस तरीके से हम यौगिक का अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ आपको तत्व लिख दिए हैं। इन तत्वों का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, परमाणु भार या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो कॉलम बनाएंगे और उसमें डालेंगे तत्व एलिमेंट, और एलिमेंट जो हम लिखा रहे हैं इनके सबके आपको परमाणु भार पता होने चाहिए अगर यौगिक का अणुभार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बता दें, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु जो भार होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या होता है, 2 होता है। तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। परमाणु भार की सिंपल सी परिभाषा कह सकते हैं अपने तरीके से, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो कह सकते हो परमाणु क्रमांक का 2 गुना होगा या फिर उससे कुछ अधिक होता है। ये समझो, क्या हमने बताया, किसी तत्व का जो परमाणु भार है ये परमाणु क्रमांक का 2 गुना या उससे कुछ अधिक होता है। इसी को क्या कहेंगे, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इसी तरीके से हीलियम का क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2 का 2 गुना 4। बेरिलियम का क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, 4 दूनी 8, लेकिन इसका होता कितना है, 9 होता है। इसी तरीके से बोरान कितने बात है, 5, 5 दूनी 10, लेकिन होता है इसका कितना है, 11 होता है। कार्बन 6, 6 का दूना कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 7 का दूना 14 होता है। कुछ ही ऐसे तत्व हैं जिनका 2 गुना नहीं होता है, उससे कुछ ज्यादा होता है। ऑक्सीजन 8, 8 का दूना कितना होता है, 16 होता है। फ्लोरीन कितना होता है, तो 8, फ्लोरीन 9, 9 दूना 18, लेकिन इसका होता कितना है, 19 होता है। फ्लोरीन 9 दूना 18, 18 और 1 19। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 दूना 24 होता है इसका। एल्यूमिनियम का 13 दूना 26, 26 और 1 27 होता है। सिलिकॉन 14 कम 14, 14 दूना 28 होता है इसका। और फास्फोरस 15, 15 दूना 30, 30 और 1 कितना होता है, 31 होता है इसका। और सल्फर जो है 16, 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। 16 दूना 32। तो अगर परमाणु क्रमांक पता है तो परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हो। परमाणु क्रमांक का 2 गुना या फिर उससे कुछ अधिक होता है। क्लोरीन 17 दूना 34 और इसका होता है 35.5 होता है। और कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, पोटेशियम का क्या होता है, 19 दूना 38, 38 और इसका होता है कितना, 39। और कैल्शियम 20, 20 दूना 40 होता है। इसी जिंक का कितना होता है, 65 होता है। कापर का 63.5 होता है। सिल्वर का 107 होता है। और सोना जो होता है इसका 197 होता है, 197 होता है। तो इनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका आपको अगर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पता है तो भैया मेरे आसानी से आप उस यौगिक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसका किसका हमको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का आना चाहिए, कार्बन का आना चाहिए, नाइट्रोजन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, सोडियम का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और फास्फोरस का भी आना चाहिए, सल्फर का भी पता होना चाहिए, क्लोरीन का और इसका पोटेशियम और कैल्शियम। इतने सारे अगर तत्वों के आपको परमाणु द्रव्यमान आते हैं तो आप विलियन के चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से अगर अणुभार निकालना है तो आसानी से बच्चा लोगों निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं यौगिक के अणुभार की डिफिनेशन क्या देंगे। तो बता दें, इस परिभाषा के द्वारा आपको परमाणु भार यौगिक का अणुभार निकालना आसान हो जाएगा। तो इस थ्योरी को अगर तुमने याद कर लिया, क्या कहेंगे, किसी यौगिक का जो अणुभार है, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है। क्या हमने बताया, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल ही क्या कहलाता है, उस यौगिक का अणुभार कहलाता है। जैसे लिखते हैं परिभाषा, क्या लिखेंगे, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न अलग अलग कह सकते हैं विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है। क्या हमने बताया भैया, हमने बताया किसी यौगिक का जो अणुभार है उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल ही क्या कहलाता है, उस यौगिक का अणुभार कहलाता है। तो ये बच्चा परिभाषा है इसकी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इससे आसान जाएगा आपको निकालना। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो पहला आपके सामने यौगिक है NH3 है। अब NH3 का अणुभार आपको ज्ञात करना है, इस यौगिक का अणुभार ज्ञात करना। सबसे पहले हमको देखना होगा इसमें कितने परमाणु शामिल हैं। विभिन्न परमाणु, अलग अलग परमाणु कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें नाइट्रोजन शामिल है, और क्या शामिल है, हाइड्रोजन शामिल। अब नाइट्रोजन का भी तुमको परमाणु द्रव्यमान आता है और हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान पता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना होता है, 1 होता है। क्या हमने बताया, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु, तो अलग अलग परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 प्लस विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान, तो अगला परमाणु कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और जितने परमाणु हो उतने से क्या करना है, आपको गुणा करना है। 3 परमाणु है, 3 से गुणा कर दिया। परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है, योगफल, योग का निशान लगा दिया। 14 और 14, 3 एकम 3, 14 और 3 कितने हुए भैया, 17। कितने हुए, 17। तो अमोनिया का जो अणुभार निकल के आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला निकालेंगे हम लोग। अगला यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 का निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। SO2 का भैया निकालेंगे, SO2 का किस तरीके से निकालेंगे समझते हैं। तो सल्फर का कितना होता है, 16। 16 का दूना कितना होता है, 32। लिख लिया, 16 दूना 32। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 8। 8 का दूना 16। और है कितने, 2 हैं, तो 2 से गुणा करा देंगे। 32 और 16 दूना 32 और 32 कितना हुआ, 64। इस तरीके से निकाल। आगे समझते हैं। अगला तीसरा यौगिक है H2S NaCl है। मान लो क्या है, NaCl। तो भैया Na का कितना होता है, 23। और Cl का देख सकते कितना है, 35.5। कितना हो जाएगा,
जोड़ेंगे 5 3 8 3 2 5 तो 58.5 कितना आ जाएगा 58.5। इस तरीके से निकालेंगे चौथा H2SO4 का H2SO4 में H2SO4 का तो हाइड्रोजन का कितना होगा 1 गुणा 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 16 16 दूना कितना होता है 32 और प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 32 16 चक्कू 64 तो जोड़ देंगे 32 दो कितने हुए 34 और 34 प्लस 64 कितना होगा 4 4 8 और 6 3 9 कितना आ जाएगा 98 98 कितना आएगा 98 निकल के आ जाएगा। देखते हैं बच्चों वीडियो चल रहा है या फिर बंद तो नहीं हुआ है। हाँ चल रहा है। आगे समझते हैं H2SO4 के बाद ऐसे निकालेंगे CH4 का। इसका निकालेंगे CH4 का देखते हैं क्या होगा मीथेन का निकालेंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कार्बन कितना होता है 12 6 होता है 6 का दुगना कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है कितने 4 1 गुणा 4 12 और 4 एकम 4 12 4 कितने हुए 16। तो इस तरीके से हमने मीथेन का निकाल लिया। ये मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है दूसरा मार्कर बदलते हैं। अब यहाँ से क्या है अगला मान लो निकालेंगे CH3COOH ये क्या है बच्चों एस्टिक अम्ल है। तो एस्टिक अम्ल में देखते हैं क्या हो जाएगा। कार्बन का कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16 और 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2 है तो कितने से गुणा कर देंगे 2 से कर देंगे और हाइड्रोजन का कितना 1 इसको जोड़ लेंगे 12 और 3 एकम 3 12 3 कितना हुआ 15 इधर ऐसे देखते हैं 12 ये 3 एकम 3 12 3 कितना हुआ 15 इधर ऐसे क्या है 12 और ऐसे 12 और देखते हैं 16 दूना कितना होता है 32 32 और 1 33 कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 का 0 3 और 1 4 4 1 5 5 और 1 6 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एस्टिक अम्ल का निकल के आ जाएगा 60 कितना आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा। आगे समझते हैं आगे निकालेंगे हम लोग सातवां CH3OH मेथिल अल्कोहल। इसका मेथिल अल्कोहल का देखते हैं निकाल के। तो मेथिल अल्कोहल का क्या निकलेगा कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा देखते हैं 12 और 3 एकम 3 12 3 कितना हुआ 3 एकम 3 और 12 से कितना हुआ देख सकते हैं 3 एकम 3 और 16 1 कितना हुआ 17 तो 12 3 15 और 15 प्लस 17 7 5 12 2 1 1 2 और 1 3 तो इसका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं एथिल अल्कोहल का निकालेंगे। अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो इसको ऐसा है। अगला है एथिल अल्कोहल निकालेंगे C2H5OH C2H5OH में इस तरीके से निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 है कितने कार्बन के परमाणु जितने हुआ करे उतने से गुणा कर दिया करो 12 गुणे 2। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है कितने 5 तो 5 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का होता है भैया 16 8 का दूना 16 होता है ना तो 16 और प्लस फिर हाइड्रोजन है 12 दूना कितना हुआ 24 और प्लस 5 एकम 5 16 और 1 17 24 5 कितना होता है 29 और 29 और 17 उम्मीद करते हैं कितना निकलेगा 46 9 7 कितने में 16 2 और 3 1 4 46 निकल गया।
अब आगे देखते हैं, आगे से निकालेंगे। आठवां निकालेंगे C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का देखते हैं, ग्लूकोज का किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से ग्लूकोज का भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, कितने परमाणु 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणे 6 क्या हो जाएगा 12 छः 72, 12 छः 72 प्लस 12 इक्कन 12, 16 छकैया 96, ठीक है। 16 छकैया कितना होता है 96, ऐसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 6 2 8 8 2 10, और ऐसे कितना हुआ 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 1 18, इसका निकल के आ जाएगा 180। इसी तरीके से निकालेंगे सुक्रोज का, इसका निकालेंगे सुक्रोज का निकालेंगे C12H22O11 होता है फार्मूला। तो किस तरीके से निकालेंगे सुक्रोज का, सुक्रोज का क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12 गुणे से कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 और गुणा 11। तो ऐसे करते हैं 12 बरीम 144, 12 बरीम कितना होता है 144 प्लस 22 इक्कन 22, फिर क्या होगा 16 इक्कन 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 इक्कन 16, 16 और 1 17, तो 176 हुआ या नहीं हुआ, नहीं आ रहा है तो आप अलग करके इसे देख सकते हैं, 16 और 11 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 छक्का 6 1 इक्कन 1, 1 छक्का 6 1 इक्कन 1, तो कितना हुआ 6 6 1 7 और 1। तो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 8 4 12, 12 के 6 2 8 8 4 12, 12 के 2 हासिल कितना लगा 1 लगा, 7 7 2 9 और 9 और 4 कितना हुआ 7 2 9 और 9 4 13, 13 और 1 14। अब इससे क्या हो जाएगा 1 1 2 और 1 3, 342 आ जाएगा, कितना निकलेगा 342 आ जाएगा। और कई सारे यौगिक हैं जिनका क्या करेंगे हम लोग ऐसे आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, मतलब बीच बीच में बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार चले कहाँ जाते हैं, तो बार बार हम चेक करते हैं कि वीडियो आखिरकार चल रहा है या फिर बंद तो नहीं हो गया है, मतलब इसीलिए हम बार बार उनके पास जाते हैं, ठीक। तो ऐसे परिभाषा को आप अगर याद रखते हैं और परमाणु भार याद रखते हैं तो आप यौगिक का अणुभार आसानी से निकाल सकते हो यार, ठीक। तो क्या हमने बताया, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है, यही तो है। किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के, देख रहे हैं, विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल ही उस यौगिक का अणुभार कहलाता है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आगे से हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं कुछ यौगिकों के अणुभार निकालना सीखते हैं। आप इनको बच्चों नोट कर सकते हो कहीं कॉपी पे, या इनके नोट्स बना सकते हो प्रॉपर रूप से। जो अभी आपको समझा रहे हैं ये काफ़ी बेसिक है, इसको आपको सीखना ज़रूरी है। ऐसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इन सारी चीज़ों का यूज होता है और जो बच्चों को पता नहीं होता है और बीच में वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम प्रॉपर रूप से इसका एक एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझाएंगे NaHCO3, ये क्या है, खाने का सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे उसी तरीके से। Na का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और है कितने 3, तो 16 3
48, 23 और 1 24 और 12, 16 तियाँ 48, कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं, 8 2 10 और 10 4 14, 8 2 10 10 4 14 के 4 हासिल लगा, 1 4 1 5 5 2 7 और 1 8। ऐसे ट्राई कर सकते हो। Na का 23, हाइड्रोजन का 1। अगला आता जाएगा, अगला परमाणु अगर आएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे? हम प्लस लगाएंगे। और जो नीचे संख्या दे रखी है उसके हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं। फिर अगला आ गया कार्बन, तो फिर से प्लस लगा दिया, कार्बन का लिख दिया परमाणु क्रमांक कितना? 12। ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का लिख दिया कितना? 16 प्लस लगा के, और जितने हैं उतने से गुणा करा दिए। तो इस तरीके से अरे क्या किया, 23 और कितना हुआ? 24 हुआ, 12 और 16 तियाँ 48, जोड़े 8 2 10 10 4 14, 4 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 और 5 2 कितना हुआ? 7 और 7 और 1 कितना हुआ? 8। तो इस तरीके से निकल गया इसका 84। इस तरीके से अगला है Na2CO3। क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका किस तरीके से निकालेंगे? तो Na का क्या होता है? 23 गुणा कितना है? 2 है तो 2 से। फिर अगला है कार्बन, कार्बन कितना होता है? प्लस लगा लिया, देखो अगला आ गया 12। तो ऐसे क्या होगा? फिर अगला आ गया ऑक्सीजन, तो ऐसे 16 होता है, 16 8 का दूना 16 है कितने? 3 से गुणा करा दिए। अब 23 दूना कितना हुआ? 46 हो गया, 12 हो गया और 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हम लोग 8 2 10 और 10 6, 8 2 10 10 6 16, 16 के 6 हासिल लगे, 1 4 1 5 5 4 9 और 1 10 106 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे इस तरीके से हमको निकालना है। एक आपका है कास्टिक सोडा NaOH, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, NaOH। तो NaOH का निकालते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो NaOH का Na का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, अरे जोड़ेंगे तो 23 16 और 1 17, कितना हुआ? 7 3 10 का 0, 2 और 3 1 40, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका किस तरीके से निकालेंगे? H2S का हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है, कितने? 2 प्लस सल्फर का होता है 16, 16 दूना 32 और कितना हो जाएगा? 32 और 2 अरे 34। ठीक, तो इसका निकल आएगा 34। आगे देखते हैं, जैसे मान लो आ गया CO2 है, तो CO2 का कैसे निकालेंगे भैया? देखते हैं, कार्बन का होता है कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कर दिए 2 से गुणा, कितना हो जाएगा? 12 16 दूना 32। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 2 4 3 और 1 4, कितना आ गया? 44 आ गया। कितना आ गया? 44 आ गया। 16 दूना 32, 32 12 44, 32 12। ठीक, कितना होता है? 44 ही तो होता है। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। CO2 की बात हम बात करते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आ गया। क्या आ गया? नाइट्रिक अम्ल आ गया। इसका निकालना भैया बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि प्रॉपर रूप से सीख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 3, तो ऐसे क्या हो जाएगा? 14 और 1 15 और 16 तियाँ 48 और भैया 15 48 कितना होता है? 8 5 13, 4 और 1 5 53 आ गया। कितना आ गया? 53। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे यौगिक का अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विलियन के या और कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जिनको लगाने के लिए आपको सबसे पहले यौगिक का अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान सीखना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में, और हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि तत्वों में, यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला आपका वीडियो है, मतलब यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।